जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्जाम चल रही है। आज 10 मई 2023 के अभी तक जो भी सभी शिफ्ट में पेपर हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जीके जीएस के करंट के जो क्वेश्चंस मिले हैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तथा एक्स्ट्रा फैक्ट जो करवाया जा रहा है दोस्तों उससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आपको बता दूं कि डेली इस एक्स्ट्रा फैक्ट की 30 मिनट की क्लास से जो है एनालिसिस पे आए हुए प्रश्नों की स्पेशल तरह से तैयार की गई क्लास से डेली के डेली जो है 5 से 6 प्रश्न तो डायरेक्ट आ रहे हैं तथा एक्स्ट्रा फैक्ट से मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं। अब जान लीजिए कि जीके जीएस की कमर तोड़ना है तो एक्स्ट्रा फैक्ट और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शुरू करिए आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की थी? विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो जनसंख्या वृद्धि समझिएगा, वृद्धि दर पूछा है इस बार। वृद्धि दर क्या है कि राज्यों में पूछता है, कई बार राज्यों में और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में। तो राज्यों का एसएससी के लिए अलग डेटा दिया हूं और ये हर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता, लेकिन एसएससी ऐसा है जो एग्जाम को टफ बनाने के लिए राज्य और यूटी का अलग अलग पूछता है साथियों। तो अब समझिए, अगर राज्यों की बात करें तो मेघालय टॉप पर हो जाएगा, 27 इसकी वृद्धि दर है। और अगर राज्यों में सबसे कम की बात करें तो केरल हो जाएगा 4.9। लेकिन अगर नकारात्मक वृद्धि दर बात करें कि जहां घट गई है -0.6 हो गई है तो नागालैंड हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वहीं अगर यूटी की बात करें तो यूटी में केंद्र शासित में दादर नागर हवेली में जो है 55.9 है और लक्षद्वीप जो है 6.3 के साथ सबसे आगे है। शिक्षा में भी लक्षद्वीप आगे है, तो 6.3 सबसे कम वृद्धि दर लक्षद्वीप में बेस्ट है। और उसके बाद दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है। नकारात्मक वृद्धि दर नागालैंड, याद रखें, न से नागालैंड, न से नकारात्मक, निगेटिव ग्रोथ रेट नागालैंड में है। अब बाकी राज्यों में अधिक किसमें है? मेघालय में। स्पेशल तरीके से दोस्तों मैंने हर एक कंटेंट को स्पेशल तरीके से मेमोरी में फिट करने, जीके जीएस भरा पड़ा है यूट्यूब पर, गूगल पर, लेकिन आपकी मेमोरी में जो फिट हो जाए वैसा आपको शायद कम मिलेगा। कुछ उस प्रकार का मैं तैयार करके लाने की कोशिश करता हूं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश था, यह 2011 में कहता है। लेकिन अभी एक जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है, आपने सुना होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 आई है और इसका कहना है कि भारत चीन को पीछे करके नंबर 1 बन गया जनसंख्या में। यह भी ध्यान रखिएगा, ये 2011 का डेटा था इसलिए इसमें दूसरा था। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2% ऑल ओवर इंडिया की है, जो विश्व औसत से 1.3% कम है। पूरे भारत की बात करें तो 1.2% है, लेकिन अलग अलग राज्यों में मेघालय की सबसे ज्यादा वृद्धि दर है, नागालैंड की नकारात्मक है और यूटी में दादर नागर हवेली जो है बहुत ज्यादा है, लक्षद्वीप में सबसे कम है। याद रखिएगा। क्लियर करता हूं स्क्रीन को, एक बार इस डेटा को आप देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि के टोटल क्वेश्चंस को कवर करवाया हूं, उसका एक वीडियो अलग से स्टैटिक जीके का, आप इस वीडियो के बाद चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं अंत में उसे पिन कर दूंगा। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह इमेज अगर जो लोग कई लगातार मेरे एनालिसिस को देख रहे होंगे या मेरी क्लास से जुड़े होंगे, यह इमेज उनको अब तो याद ही हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसको बदलता भी नहीं चाहूँ तो मैं इसमें और भी कलर वगैरह करके अलग से चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बदलता हूँ ताकि आपके माइंड में सेट होता जाए किसी चीज को बार बार, क्योंकि इससे रोजाना एक प्रश्न आ रहा है। अब क्या ही कहा जाए। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद अमजद अली खान रिलेटेड? अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, याद रखिएगा, जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्म भूषण किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा, कल जो है पूछा था जो है, उसी तरह से आज भी जो है पूछा था और ये अलग अलग शिफ्ट में पूछेगा जरूर। ये अमजद अली खान साहब हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाले, शिव कुमार शर्मा संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, जाकिर हुसैन तबला और अमजद अली खान सरोद। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे, बहुत आगे पीछे नहीं जाएंगे, जान लीजिए। इन्हीं के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोपर जो है, रोपण कृषि जो है कहाँ की जाती है? तो रोपण, जो रोपण होना चाहिए, रोपण लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, रोपण रोपण इंग्लिश में। तो रोपण कृषि जो है दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि भारत में रोपण, वेयर इज द रोपण फार्मिंग डन? तो रोपण फार्मिंग भारत में रोपण कृषि पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी और अन्नामलाई व इलायची पहाड़ियों में की जाती है। यह झाड़ियों जैसे चाय की खेती हो गई, रबड़ की खेती हो गई, नारियल की खेती हो गई, फलों की खेती, जो पौधों की रोपाई करते हैं, जो पौधों को लगाकर झाड़ी नुमा फसल उगाते हैं, उन सबको रोपण कृषि के अंतर्गत में रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो
बीज वगैरह छींट करके, जैसे गेहूं बोते हैं, सरसों तिलहन बोते हैं ना, तो वैसे नहीं, यह पौधों की रुपाई, चाय के पौधों को लगाया जाता है, रबड़ के पौधों को लगाया जाता है, उस तरह से उसको, उस कृषि को रोपड़ कृषि कहते हैं। जैसे देखिए पौधे किनारे किनारे ऐसे ऐसे लगाए गए हैं, यह नारियल के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन आपका तो दिमाग यहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि इन लोगों को जो है, अब देखिए कृषि में खेत में आकर इतना तैयार होकर के फोटो खिंचवा रही हैं, तो आपके भी अगल बगल होंगे कि खेतों में काम कोई और करता है, लेकिन जैसे ही शहर वाले पहुंचते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खेतों में ऐसे देखिए झूठे लटक के फोटो खिंचवाने का ड्रामा शुरू हो जाता है। तो इन पर ध्यान न दीजिए, इस नज़ारों पर फिलहाल एमटीएस एग्जाम की तरफ कंसंट्रेट करिए, ऐसे नज़ारे बहुत मिलेंगे दोस्तों। बागाती कृषि क्या है, यही रोपड़ का ही दूसरा नाम बागाती है, आने वाले स्थिति में पूछ सकता है। भारत में रोपण कृषि पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में की जाती है, मैंने बताया था अन्नामलाई में रबड़ चाय की खेती के लिए, यही दोबारा यहाँ पर लग गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बागाती कृषि रोपड़ को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023। तो भारत में 2023 की वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है भारत कर रहा है, आप जानते हैं पूर्ण रूप से भारत में यह इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। 2023 में आईसीसी पुरुष जो है क्रिकेट विश्व कप का जो है 13वां संस्करण होने वाला है, अक्टूबर से नवंबर 2023 तक। अभी एक हर टिप में घुमा फिरा के पूछेगा, अभी मंथ पूछ देगा, कौन सा संस्करण है वह पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। हाथ यहाँ लगा दिया है तो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की जाएगी, यह पहली बार होगा जब यह प्रतियोगिता पूरी तरह भारत में आयोजित होने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, इसको भी ध्यान रखिए, इमेज लगा हुआ है ताकि आप भूलें ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, एक दो ग्रुप में इस वीडियो को भेजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा, आप अधिक से अधिक लोगों तक रीच बढ़ाइए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसा कंटेंट लगातार रेगुलर लेके आ पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई बड़ी संस्था कोचिंग हमारी नहीं है, हम जो है कुछ गवर्नमेंट जॉब करने वाले हम लोग मिल करके 2-3 साथी इस चैनल को चलाते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना तथा क्वेश्चन को दिन भर कलेक्ट करना यहाँ वहां से, और अंत में शाम को बैठ के उसको तैयार करना, आपके बीच में लाने का काम, बहुत मेहनत का काम होता है दोस्तों, लेकिन यह मेहनत आप चाहें तो सफल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को, कंटेंट को कुछ लोगों तक भेज दें। थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करें, हम आपके एग्जाम के लिए लगातार लगे हुए हैं दोस्तों। आप जान रहे होंगे किस तरह का कंटेंट तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, When did the first battle of तराइन टेक प्लेस। अब तराइन के सारे युद्धों को एक साथ देखेंगे, किसके किसके बीच हुआ था, क्या हुआ था। नजारा आप देख रहे होंगे, इमेज इसलिए लगाता हूं कि आपके माइंड में वो ऐसी छवि बनने लगे, युद्ध पढ़ रहे हैं तो कुछ वैसा आपका माइंड सेट हो जाए और याद करने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप कहीं और सोच रहे हो तो आपका ध्यान स्क्रीन पर आ जाए इन चित्रों को देखने में, यह मेरा मोटो होता है, यह एक साइकोलॉजी है दोस्तों कि इमेजेस हमें आकर्षित करते हैं, तो इसीलिए मैं लगाता हूं कि आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें ताकि कंटेंट को सुन पाए। तो तराइन का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो सरहिंद भटिंडा जो वर्तमान में पंजाब में स्थित है, इसी को तराइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1991 में और 1992 ईस्वी में लड़ा गया था। दोनों जो ऑप्शन में रहा होगा आप सेलेक्ट करेंगे, दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा था। मोहम्मद गोरी को बुरी तरह इन्होंने पराजित किया था। फिर द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके विजय हासिल की थी। दोनों ही युद्ध मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगा, कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में लड़ा गया था, है ना, पहले में किसकी हार हुई थी, दूसरे में किसकी जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से, है ना। और ये जो है मोहम्मद गोरी और ये पृथ्वीराज चौहान, और ये युद्ध के दोनों नज़ारे, यह पहला युद्ध का नज़ारा है या दूसरे युद्ध का नज़ारा है। पेंटिंग वगैरह उस समय थी, सेल्फी कैमरा तो था नहीं। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, पुंगचोलम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। पुंगचोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंगचोलम का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना, बिल्कुल गर्जना होगी। इस प्रकार का नृत्य कौन कर सकता है, जो आज आप ये फ्लिप मारने वाले लौंडे जो घूम रहे हैं, आप देखते होंगे रील में फ्लिप मारते उड़ते पड़ते हैं, उनको यह नृत्य दिखाइए, बोलिए भैया यह नृत्य जरा करके दिखाओ जो हमारे मणिपुर में किया जाता है, पुंगचोलम। हमारी संस्कृति दोस्तों, जो पश्चिमी संस्कृति फ्लिप करना, जंप करना, उससे कहीं ज्यादा तगड़ी भारत की संस्कृति है, बस हम उसे देखते नहीं हैं। अब यह इमेज देखिए, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि अभी हमारे भारत का डांस है, हवा में उड़ रहे हैं लेके मृदंग को, यह है कलाकारी। तो पुंगचोलम नृत्य है, देखिए नजारा, आप इसे एंजॉय करिए। लोक नृत्य और उनसे बनने वाले प्रश्न इधर बगल में दिया हूं, यहां से टोटल आपका 1 नंबर कवर होने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में।
समझिए। रऊफ जम्मू कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भांगड़ा होते तो बहुत सारे नृत्य है उस स्टेट के, लेकिन उस स्टेट का वह नृत्य दिया हूं जो बार बार पूछता है ना। भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का, रासलीला उत्तर प्रदेश, घूमर राजस्थान। अब बिहू असम की फेमस है, बिहू, कटी बिहू, भोगाली बिहू, बोगादी बिहू, कई तरह के 3 तरह की बिहू मैंने बताया है। लावड़ी महाराष्ट्र का है ना, लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र। राउफ नाच छत्तीसगढ़ का। राउत नाच बोले तो छत्तीसगढ़, रऊफ बोले तो जम्मू कश्मीर। और घुमरा जो है उड़ीसा की, लेकिन घूमर राजस्थान का। घुमरा घूमर राजस्थान, लेकिन घूमर घुमुरा उड़ीसा का। पुलिकली केरल का, कराकट्टम तमिलनाडु का, डोल्लू कुथिया कर्नाटक का, वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीरनाट्यम या युद्ध नृत्य भी जो है आंध्र प्रदेश का, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं जानता हूं कि दोस्तों एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन अगर 1-2 बार इसे पढ़ेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पास करनी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कथकली कहाँ का नृत्य है? वेयर इज द कथकली डांस, ये भी प्रश्न पूछा था। तो केरल की कथकली, जो मैंने कई बार बताया हुआ है। कृष्णमट्टम, रामानट्टम जैसी शैलियों के मूल तत्वों का समावेश के कारण इसे शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। यह केरल का मैप है, मैप पर मैंने सारे नृत्यों को बताया है। मैं आपको जो है आई बटन पे दे दूंगा, आपका वीडियो यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर शो करेगा, आप क्लिक करके सारे वीडियो जनगणना और इनकी नृत्यों की स्टैटिक वीडियो स्पेशल मैंने बनाया है, जहाँ से एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कृष्ण नायर, माधवन, आनंद, शिवरामन और मृणालिनी साराभाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी शिफ्ट में पूछेगा। कृष्ण कुट्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांताराव यही पूछ रहा है। जैसे क्या सोनल मान सिंह जो है तमिलनाडु वाली को पूछा था, जो भरतनाट्यम को अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब नृत्य नहीं पूछ रहा है, बल्कि नृत्य के किस कलाकार का से संबंधित ये पूछ रहा है। यह उत्तेजक शैली का नृत्य पूरे शरीर के अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना की आवश्यकता होती है। खैर ये तो नृत्य के बारे में रहा, केरल की कथकली। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? मैंने बताया था कि जो ये वाला स्क्रीन है, यहां से एक प्रश्न डेली आ रहा है। अब देखिए आज कैसे बदला इन्होंने। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी? वेयर वाज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड? प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक जो है समुदाय है। तो सारे समाज धार्मिक और जो है सामाजिक सुधारों के लिए बने थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, इसकी स्थापना प्रार्थना आत्मा से की जाती है, तो बिल्कुल तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, एवं महागोविंद रानाडे जो गांधी जी के गुरु जी थे, तथा इतिहासकार आरजे भंडारकर भी थे। इनमें से कोई और भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब समझिए होता क्या है कि ये लोग जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो करते हैं, स्थान की बात करें दोस्तों तो स्थान मुंबई जो है 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना मुंबई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले जरा देख लीजिए। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले, प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। अब आप कहेंगे सर इसको याद कैसे करें? तो मैं रोज बताता हूं, आज भी बताऊंगा कि आर्य है जो दयावान, आर्य समाज दया। ब्रह्मा है जो राजा, सत्य की ज्योति जलती रहती है, प्रार्थना आत्मा से करते हैं। रामकृष्ण मिल जाएंगे तो विवेक उत्पन्न हो जाएगा। ईश्वर चंद्र, ईश्वर की ही देन है कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो रहा है। सारे समाज सुधारक आपके सामने हैं, इनको नमन करते हुए इस एक नंबर को सुरक्षित कीजिए, इसे याद करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपके साथ बताऊंगा ताकि याद हो जाएगा, रटने से काम नहीं चलेगा। क्यों वर्षा होती है वो भी बताऊंगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया? आज तक पढ़ते आए होंगे, लेकिन आज ये जरूर आपको पता चलेगा कि क्यों वहीं पर ऐसी वर्षा होती है। मासीराम मेघालय में स्थित है, जो प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, आपने पढ़ा होगा। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासीराम सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों आप जानते होंगे कि यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियां मेघालय में है, यह आपको पता होगा। अब होता क्या है कि कुछ इस प्रकार पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ों के बीच में अगर एक बार चारों तरफ से घिरी हैं, एक बार मानसूनी हवाएं, आप देखिए मैं यहाँ से इसको अलग कलर से देखता हूं, अगर यहाँ से एक बार मानसूनी हवाएं देखिए इस तरह से अगर घुसती हैं, तो यह मानसूनी हवाएं इसमें से निकल नहीं पाती हैं, घूम फिर कर अपनी पूरे जल को यहीं पर निस्तारित करती हैं। समझिएगा कि मानसूनी हवाएं पहाड़ों के बीच में अगर एक बार आ जाती है मासीराम के, क्योंकि ये पहाड़ चारों तरफ ऊंचाई पे है, चारों तरफ से एक दूसरे को घेरे हुए हैं, अगर एक बार बादल यहाँ बन जाता है तो यह बाहर नहीं जा पाता है। जब तक यह पूरे जल को अपने यहाँ गिरा नहीं लेता है तब तक यह बादल निकल नहीं पाता है, और जब तक वो बरसात हो रही होती है तब तक फिर दूसरी जो है यहाँ से पौने आ जाती हैं,
और यह क्रम चलता रहता है। यह जो पर्वत आप जानते हैं, पर्वतों के कारण ही पर्वतीय वर्षा होती है। पवनों को रोकने का काम पर्वत ही करते हैं। हिमालय पर्वत जैसे है, अगर इधर से पवनें जा रही हैं अरब सागर से, तो हिमालय उन्हें मोड़ता और रोकता है। पश्चिमी घाट पर्वत पे पर्वतों से ही वर्षा होती है। पर्वत अगर इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ से जो है हवा, गर्म हवा जा रही है वाष्प लेकर, और जैसे ही ऊंचाई पर जाएगी तापमान घटेगा और यहीं पर बरसात कर देगी, है ना। तो पर्वतीय वर्षा तो आपने पढ़ा होगा, तो वही वर्षा मेघालय में होती है पर्वतों के कारण। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, पहाड़ी नहीं रहेगी, वर्षा यहाँ नहीं होगी। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में पहाड़ी देखते हैं है तो, लेकिन वो इस प्रकार है कि खड़ी इस स्टाइल में है कि ऐसे हवाएं निकल जाती हैं, ऐसे अगर ये पट रहती है ऐसे, तो रोक करके जो है इसको बरसात यहाँ पर कराती। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली वहां बरसात नहीं करा पाती है क्योंकि वह हवाओं की पैरेलल है। अगर हवाओं की विपरीत होती तो बरसात जरूर होती वहां पर। तो यही मेघालय में वर्षा होने का कारण है, यह भी आपने जाना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो लिंगानुपात जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको बता दूं कि प्रति 1000 पुरुषों पर, अगर 1000 पुरुष हैं तो इन पर जो है 1000 मेल पर फीमेल की कितनी संख्या है? 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है? 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। राज्यों का अलग डेटा है, केंद्र शासित प्रदेशों का अलग डेटा है। राज्यों का डेटा क्या है आप देख लीजिए। राज्यों में केरल सर्वाधिक है, शिक्षा में भी और इसमें भी। जो है 1084 लिंगानुपात, माने 1000 पुरुषों पर 1084 यानी 84 महिलाएं अधिक हैं। उसी प्रकार से सबसे खराब दशा राज्यों में, हरियाणा में 877 यानी 877 ही महिलाएं हैं। लगभग मान के चलिए कि 133 जो है पुरुष बिना विवाह के ही रह जाएंगे। कुछ इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। 877 महिलाएं ही 1000 पुरुषों के सापेक्ष यहाँ पर हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर पुदुचेरी की बात करें केंद्र शासित में, तो यहाँ भी 1038 अच्छी कंडीशन है, लेकिन दमन दीव में 618 महिलाएं ही हैं। हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था, आप जानते हैं, इसीलिए कि महिलाओं के वहां पर रेशियो को सुधारा जा सके। अब एक चीज और समझिए, सरकार ने बताया कि 2011 के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 यानी 940, ये प्रश्न में आता है कई बार 940-43, तो पूरे भारत की बात करें तो 940 का डेटा है। अभी ये भी आज प्रश्न में आया था, अभी आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? और जनगणना की भी वीडियो दोस्तों बनाया हूं, उसको भी मैं पिन कर दूंगा, आप देखिएगा। यह वही मेरी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, ग्राफिकल कंटेंट। इस ग्राफिक्स के माध्यम से याद करिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने ये भी जो है वीडियो तैयार किया हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम स्वनिधि स्कीम? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन मंत्रालय दोस्तों? पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य केवल इतना था कि जब कोरोना काल में, अभी इस भारी भरकम कंटेंट को आप मत पढ़िए, इस पे ध्यान न दीजिए, मैं अभी बताता हूँ, समझ लीजिए। पहले कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया, इस तरह की रेड़ी पटरी ठेलिया वाली दुकानें बंद हो गई शहरों में। एक बड़ा हमारा जो है भारत का तबका इससे जुड़ा हुआ है, और ये लोग, इनकी पूंजी टूट गई, इनके पास फिर पैसा नहीं रहा कि अपने व्यापार को फिर से शुरू कर सके। तो प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार ने रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको जो है फिर से अपनी मुख्य धारा में लाने के लिए एक सस्ते दर पे लोन देने की बात की कि रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपए की जो है इनको पूंजी पर 10,000 रुपए दी जाए, जिससे अपना जो है बिजनेस फिर से गोलगप्पा, सब्जी, जूस, है ना, मोमोज, स्टॉल, अंडे के, इस तरह की चीजें फिर से लगा सके। ऋण की शीघ्र वापसी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, यह भी इसमें क्लियर था। 1 जून 2020 को यह लागू होती है। सड़क विक्रेताओं और उनकी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में जो कोविड-19 से प्रभावित हुए थे। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इन्हीं को रेहड़ी पटरी वाले मजदूर भी कहा जाता है, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग। सोनल मान सिंह, देखिए मैंने बताया ना नृत्य संबंधित दोस्तों, ये मेरे वीडियो से प्रश्न आया था, इसको मैं कई बार बताया हूँ। सोनल मान सिंह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सोनल मान सिंह इज रिलेटेड टू द क्लासिकल डांस। तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मैं यहाँ पर बार बार बताया हूँ कि सोनल मान सिंह, देखिए यहाँ से पूछा प्रश्न उठा करके, ये जो मैंने पढ़ाया है उसी का स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। ये इमेज, यह मैंने आज नहीं कई बार आपको दिखाया होगा। जैसे आज कथकली केरल का दिखाया, उसी तरह ये भी मैं कई बार दिखाया हूँ। विकास तमिलनाडु के मद्रास और तंजौर में हुआ था भारतनाट्यम का। तंजौर, कांजीपुरम और पंडलुम तीनों को पाड़ी कहा था। आधुनिक काल में उच्चतर स्तर पर ई कृष्ण अय्यर लाए थे। रुक्मिणी देवी अरुणडेल प्रमुख कलाकार। टी बाला सरस्वती पूछ चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी पूछ चुका है। सोनल मान सिंह आज पूछा है। पद्म सुब्रमण्यम और लीला सैमसन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले शिफ्ट में यही आएगा, घूम फिर के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी? तो यूपीएससी सबका सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए रात दिन सब लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है आप भी अपने
सरकारी नौकरी के सपने के लिए लगे होंगे। डॉक्टर मनोज सोनी 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। 27 जून 2023 तक इनका कार्यकाल है, याद रखिएगा। यह मनोज सोनी साहब हैं, इनको जो है लिटिल मोदी भी कहते हैं, जूनियर मोदी भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज रिलेटेड टू द विच आर्टिकल? अब समझिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 5 प्रकार की रीटें, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, उत्प्रेक्षण, अधिकार पिक्षा, इस तरह के 5 प्रकार की रीटें न्यायालय जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है हमारे जो है मूल अधिकार को बचाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। यह भी आप जो है जरा याद रखेंगे कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था। अब समझिए, संविधान के मौलिक अधिकार से प्रश्न रोज पूछ रहा है। इस ट्रिक को मैं बार बार बताता हूं कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए एक बार याद कर लीजिए, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता की जिंदगी जीने के लिए, उन्हीं को मौलिक अधिकार कहते हैं। यह इमेज पर्याप्त परिभाषा बताने के लिए आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। सम से समानता का अधिकार 14 से 18, अस्तर से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति से संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। याद रखिएगा जो आज पूछा हुआ था। संथाल जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? संथाल ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? तो संथाल जनजाति झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में पाई जाती है। इसको ध्यान रखेंगे, झारखंड, उड़ीसा जो है, अब जो भी ऑप्शन में आया होगा वो सही होगा। संथाल जनजाति, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संथाल जनजाति का एक इमेज आपके सामने है। बहुत ही क्विक में मैं दोस्तों खत्म करूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत ही क्विक वे में आपका रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपका पूरा डेटा जो है तैयार हो जाए। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी टिल व्हेन इज द लार्जेस्ट प्री इंडिया केप्ट, मतलब कब इसका खत्म करने का इसको लक्ष्य रखा गया है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीबी मुक्त भारत का अभियान शुरू किया। 2025 याद रखेंगे, 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य दोस्तों रखा गया है। यह डेटा याद रखिए। रज पर्व किस वर्ष मनाया जाता है? रज पर्व जो है किस वर्ष में मनाया जाता है? याद रखेंगे, मतलब ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है कि रज पर्व को कब मनाया जाता है, यह होना चाहिए था किस महीने में। तो रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व को जश्न को मनाने वाला एक जो है पृथ्वी का मासिक धर्म माना जाता है, उसके लिए एक अनूठा त्योहार माना जाता है। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा का रज पर्व आज पूछा हुआ था, तो थोड़ी ड्यूटी थी इसलिए मैं बहुत ज्यादा ग्राफिक्स नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि मैक्सिमम डेटा आपको दिया जाए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज आपके सामने है। थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे। अगर थोड़ा सा इसके स्क्रीन को देखेंगे तो 1 नंबर आपका अपनी स्क्रिप्ट में जरूर मिलेगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। मैंने इतना ही लिखा है, यह किसने कहा था? तो स्वराज वाला आप तो समझ गए होंगे किसने कहा था, सबको यह पता होगा अच्छे से। लेकिन बाकी पूरे को, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक का फेमस नारा है। लेकिन होता क्या है, बाकी और भी नारे जो स्वतंत्रता के समय कहे गए उनसे प्रश्न आते हैं बार बार, आप ध्यान दीजिएगा। हे राम महात्मा गांधी, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो? भगत सिंह। जय भगत विनोबा भावे। हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी कवि जो थे। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने बोला था मारो फिरंगी को। फिर दासता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे होते हैं, सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि जो है दास होने के हलवे से आजादी के सूखे चने अच्छे होते हैं। कश्मीर चलो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जानते ही हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है श्यामलाल गुप्ता। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह में कर मत दो। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी का नारा है, याद रखेंगे। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा ने बोला था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था। देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। यह जो नए पुराने जितने भी नेता हैं उन सबके नारे आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, मैंने जो है कुछ नए जैसे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भी डाला क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था? हाउ मेनी मीटर्स डिड द नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवेलियन इन द ओलंपिक्स? तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
87.58 मीटर भाला फेंककर प्रतियोगिता जीती थी। गोल्डन बॉय इन्हीं के जो है उस पर जो है गोल्डन बॉय की उपाधि इनको दी गई, उपनाम से लोग जानने लगे। और भाला फेंक दिवस जो है जिस दिन उन्होंने फेंका उसको मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया। मैं कह रहा हूं कई बार यह प्रश्न रिपीट किया जीडी में, आप में भी करेगा, गारंटी है। आज भी यहां से प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। औपचारिक रूप से केरल को देश का पहला डिजिटल स्टेट घोषित कर दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भारत को केरल में अब तक का जो है डिजिटल राज्य बना दिया, जिसके पास खुद का इंटरनेट मौजूद है, तथा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसे के फोन कहा जाता है, इसी के तहत यह काम किया गया है। और केरल का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, जिसे सी स्पेस बोलते हैं, जिसमें केरल के संस्कृति मंत्रालय साजी चेरियन और ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे, के फोन क्या है दोस्तों? एक के फोन है, एक सी स्पेस है। केरल का दोनों है। स्वयं में इंटरनेट में आत्मनिर्भर केरल राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल चर्चा में भी है, केरला स्टोरी वगैरह से, तो केरल से प्रश्न बनना तय है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को कमेंट करें, चैनल पे जो है इसको लाइक भी करें, वीडियो को कमेंट में जय हिंद बस लिखें, तथा कुछ ग्रुप्स में दोस्तों शेयर करके अपना सपोर्ट हमें दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन की संख्या जो दिखाता है चैनल पे, वह हमारी मजबूती को दर्शाता है। हमारी वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। दोस्तों ऐसे कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप हमारे लिए हमारी मदद करिए। हम आपकी परीक्षा में हर संभव मदद करेंगे। ऐसे कंटेंट हमेशा आपको मिलते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल की एनालिसिस के साथ एक जबरदस्त कंटेंट के को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।